हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें फिजिक्स के 6वें सेट को कर रहे हैं और 6वें सेट में क्वेश्चंस नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज लेकर आए हुए हैं क्वेश्चंस नंबर 6 को। तो क्या है क्वेश्चंस नंबर 6? देखो, एक धारिता एक सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश तथा B विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा U प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतः के परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित में नए मान की गणना कीजिए। देखो, यहाँ पर क्या किया गया है, यदि संधारित्र को स्रोत से क्या कर दिया जाए, अलग करके उसके प्लेटों के बीच परावैद्युत भर दिया जाए, तब सबसे पहले निकालेंगे नई धारिता। क्या निकालेंगे? नई धारिता। और नई धारिता सी डैश बराबर क्या हो जाएगा? नई धारिता सी डैश बराबर के इंटू में सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परावैद्युतांक भर दिया गया है संधारित्र को हटा के। ठीक है। दूसरा, अगर आवेश की बात करेंगे तो नया आवेश क्या बनेगा? नया आवेश क्यू डैश बराबर क्या रहेगा? क्यू। क्योंकि ये संधारित्र की प्लेट है और संधारित्र की प्लेट को किससे किया जाता है? इसे क्यू आवेश से आवेशित किया जा रहा है और ये लगा दिया विभवांतर वी लगा दिया और आवेश क्या रहेगा? क्यू। क्लियर? तो आवेश नहीं चेंज होगा, आवेश क्यू ही रहेगा। तो क्यू डैश बराबर क्या रहेगा? क्यू। उसके बाद विभवांतर बी डैश बराबर होगा बी बराबर सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन बी। तो बी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन सी सी डैश, क्योंकि नया विभवांतर है तो यहाँ पर सी डैश का वैल्यू लगाएंगे तो क्यू बट्टे के इंटू में सी, और क्या होगा यहाँ से फॉर्मूला क्यू अपॉन सी बराबर क्या होगा? ये बी बन जाएगा। तो बी डैश बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन सी, ये बन जाएगा बी, और अपॉन बेटा कौन आ जाएगा? के। ये नया विभवांतर बन जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप क्या पूछा है? हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र, नया वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा V डैश अपॉन डी। तो यहाँ पर V डैश का वैल्यू क्या है? V डैश का वैल्यू लगाएंगे, V डैश का वैल्यू B अपॉन के और इंटू में क्या हो जाएगा? डी। लेकिन B अपॉन डी बराबर कौन होगा? वैद्युत क्षेत्र E। बी अपॉन डी बराबर कौन हो जाएगा? ई। तो यहाँ पर ये ई बन जाएगा, तो ई अपॉन के, ये हो जाएगा नया वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद पांचवा स्टेप पूछा है इसके अंदर, और पांचवा स्टेप पूछा है विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो विद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/2 सी डैश इंटू में बी डैश का स्क्वायर। तो लगाएंगे 1/2 सी डैश का वैल्यू क्या है? सी डैश का वैल्यू के इंटू में सी इंटू में बी डैश का वैल्यू बी अपॉन के, पर स्क्वायर है तो 2 बार लगा देंगे, के से के कैंसिल, तो 1/2 सी बी स्क्वायर और अपॉन कौन आ जाएगा? के। ये बेटा नहीं निकलाएगी स्थितिज ऊर्जा। क्लियर? नोट करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 6 को। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 का अथवा क्या है? 6 का अथवा प्रश्न समझते हैं। सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर है? किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों? देखो, सबसे पहले समझेंगे सेल और बैटरी के बारे में। सेल क्या है? प्राथमिक सेल को सेल कहते हैं। इनको हम बार बार उपयोग में नहीं ला सकते, जैसे मरकरी सेल यानी घड़ी वाला सेल, शुष्क सेल जो आपके टॉर्च वगैरह में पड़ता है, अगर एक बार ये डिस्चार्ज हो जाएंगे तो इन्हें पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो ये सेल बन गए।
अब बैटरी क्या है? द्वितीयक सेल को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। इन्हें क्या किया जा सकता है? अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो जाएं तो इन्हें पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। क्लियर? तो इसे क्या बोलेंगे? बैटरी। यानी जैसे मोबाइल वाली बैटरी को अगर आप एक बार डिस्चार्ज कर दोगे, उससे बेटा चार्जिंग कर देंगे और चार्जिंग करने के बाद पुनः उसे क्या कर लेंगे? उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसे सेल हमारे क्या कहलाएंगे? बैटरी बन जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले सेल के बारे में। सेल के बारे में लिखेंगे प्राथमिक सेल को सेल कहते हैं इनका एक बार निरावेशन यानी डिस्चार्ज के पश्चात पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण में हमारा हो जाएगा मरकरी सेल या शुष्क सेल। ठीक है, दूसरा बैटरी। आप किसको पढ़ेंगे? बैटरी। द्वितीयक सेल को बैटरी कहते हैं। इनका निरावेशन यानी डिस्चार्ज होने के पश्चात आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण सीसा संचायक सेल। इसके बाद पूछा हमसे कि किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों? पहला, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले समझेंगे श्रेणी क्रम में संयोजन। देखो, सेलों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, यानी एक सेल के पीछे दूसरा सेल, इस तरीके से। अब आप कितने सेल ले सकते हो? तो मान लिया सेलों की संख्या कितनी है? n, जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। क्लियर? और इसे किससे जोड़ दिया? एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया। बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने के बाद इस परपथ में किसको प्रवाहित करेंगे? धारा। किसको प्रवाहित करेंगे? धारा प्रवाहित कर देंगे। आपने इसमें कितने सेल ले सकते हो? n। तो मैंने मान लिया कि माना सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E है। पर आपने श्रेणी क्रम में कितने सेलों को जोड़ा हुआ है? n। तो n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? Ne हो जाएगा। उसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये सबके सब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये देखो, यहाँ पर R बराबर हो जाएगा, इसे R1 R2 R3 कितने जोड़े हुए? n। R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे जब सेल n है तो उनका विद्युत वाहक बल n है, तो इनका प्रतिरोध भी कितने बार होगा? n बार। NR क्या हो जाएगा? NR। यानी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है? यहाँ पर हो जाएगा
वो हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा N इंटू में R। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध NR है, विद्युत वाहक बल Ne है। अब हम आपसे पूछे कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध में आप बताओगे, एक तो बाह्य प्रतिरोध है और कौन है ये आंतरिक प्रतिरोध है, पर कितने जोड़े आपने N, तो NR, तो ये हो गया कुल प्रतिरोध। अब हम निकालेंगे धारा, किसको निकालेंगे, धारा। तो धारा क्या होगी, तो धारा होगी कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। क्यों, क्योंकि I बराबर होता है V अपॉन R, पर यहाँ पर V की जगह कौन लिए है, सेल का विद्युत वाहक बल है बट्टे प्रतिरोध, कुल कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कौन है Ne बट्टे कुल प्रतिरोध कौन है N, कुल प्रतिरोध R प्लस NR, R प्लस NR। अब चूंकि इस बाह्य प्रतिरोध की तुलना में श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध की तुलना में ये आंतरिक प्रतिरोध कैसे है, नगण्य है। बाह्य प्रतिरोध की तुलना में ये आंतरिक प्रतिरोध है कैसे, नगण्य है, बहुत ही सूक्ष्म है। अतः इन्हें नगण्य मान के क्या कर देंगे, छोड़ने पर, अतः इन्हें नगण्य मान के जब छोड़ देंगे तो यहां से धारा I बराबर मिलेगा Ne बट्टे कैपिटल R, Ne बट्टे कैपिटल R। तो यहां लिखेंगे श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध NR नगण्य है। इस स्थिति में धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा। क्लियर, इस स्थिति में जो परिपथ में जो धारा होगी वह धारा कैसी होगी, अधिकतम होगी। श्रेणी क्रम उतारो, उसके बाद तब समझा रहे आगे। के बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट है, वो है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न होगी और विद्युत वाहक बल कैसा होगा, समान होगा। धारा जब समान होती है, धारा समान, तो कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। और जब धारा भिन्न हो तो कौन सा क्रम हो जाएगा, धारा भिन्न होने से हमारा हो जाएगा समांतर क्रम। कौन सा हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। अब देखो, ये भिन्न भिन्न खंडों में हमने सेल विद्युत वाहक बल E जोड़े हैं और इनका आंतरिक प्रतिरोध R है। अब आप कितने सेलों को जोड़ सकते हो, तो आपकी इच्छा, कितने भी जोड़ सकते हो, यानी N बार। मैंने क्या मान लिया, N बार। तो मैं लिखेंगे माना सेल का विद्युत वाहक बल, क्या मान लिया मैंने, विद्युत वाहक बल E है और ये सबका विद्युत वाहक बल कैसा रहेगा, समान रहेगा। किंतु ये प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध है, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये सबके सब जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। और समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है प्रतिरोधों के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, चाहे जितने भी जोड़ो। क्लियर, तो हम निकालेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट डॉट डॉट, कितने बार, N बार। कितने बार, N बार। तो 1/R डैश बराबर, हर समान है तो N बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा R, तो R डैश बराबर हो जाएगा R अपॉन N। ये निकाल लिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध।
सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इतना है, बाह्य प्रतिरोध इतना है, हम पूछेंगे आपसे बेटा बताओ कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध कौन है, आर डैश बराबर कौन है, आर अपॉन एन। आर डैश बराबर कौन है, आर अपॉन एन। अब हम क्या निकाल लिए, देखो हमें पता है कि विद्युत वाहक बल इतना, कुल प्रतिरोध इतना, तो हम निकाल सकते हैं धारा, और धारा I बराबर क्या हो जाएगा, धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल वट्टे कुल प्रतिरोध, वट्टे कुल प्रतिरोध। तो धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कौन है, E वट्टे कुल प्रतिरोध, कहाँ है कुल प्रतिरोध हमारा, ये रहा R प्लस R अपॉन एन। एन का इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो जब एन का इसके अंदर गुणा करेंगे तो I बराबर E वट्टे R का एन गुणा करेंगे तो एन आर प्लस में स्मॉल आर वट्टे एन, एन को ऊपर भेज देंगे तो I बराबर हो जाएगा एन ई बट्टे एन आर प्लस स्मॉल आर, स्मॉल आर। जब हम सेलों को, जब अगर हमें क्या करनी है, अगर हमें इस समांतर क्रम में धारा का मान अधिकतम चाहिए, धारा का मान कैसे चाहिए, अधिकतम, इस धारा का मान अधिकतम चाहिए, तो इस बाह्य प्रतिरोध को कैसा करना होगा, नगण्य मानना होगा, शून्य मानना होगा। क्लियर। जब अगर हमें धारा I का मान अधिक चाहिए तो इस बाह्य प्रतिरोध को कैसा मानना होगा, नगण्य मानना होगा, यानी इस आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में एन आर यानी बाह्य प्रतिरोध कैसा है, बहुत ही सूक्ष्म है, अतः इसे नगण्य मान के छोड़ देंगे, तो I बराबर एन ई बट्टे बचेगा कौन, स्मॉल आर। कौन बचेगा, स्मॉल आर। तो इसके बारे में लिखेंगे, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है, तो सेलों से धारा अधिकतम प्राप्त होती है। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर बाह्य प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है, जबकि श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध को क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। तब हमें परिपथ के अंदर, जो सेलों के अंदर धारा कैसी मिलेगी, अधिकतम मिलेगी। नोट करेंगे। इसके बाद बेटा पढ़ने वाले हैं मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन क्या है कि हमने पंक्तियां बनाई हैं, बहुत सारी पंक्तियां बनाई, मैंने कितनी पंक्तियां बनाई, एम पंक्तियां बनाई हुई हैं, जो एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर हैं, पर एक पंक्ति में हमने कितने सेलों को जोड़ा है, तो मान लिया एन सेल जुड़े हुए, कितने सेल जुड़े हुए, एन सेल। तो जब एन सेल जुड़े हुए हैं एक पंक्ति में, कितने, एक पंक्ति में एन सेल जोड़े हुए हैं, तो इनका विद्युत वाहक बल भी कितना हो जाएगा, एन। और चूंकि ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। कितने बार जुड़े हुए हैं, एन बार। तो लिखेंगे माना एक पंक्ति में सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल एन ई। लेकिन ऐसी एम पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, एम पंक्तियां किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। एम पंक्तियां समांतर क्रम में है, कैसी हैं, समांतर क्रम में है। कितनी है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, यही रहेगा, एन ई रहेगा। उसके बाद जो एक पंक्ति में सेल का
प्रतिरोध, एक पंक्ति में आपने कितने सेल लिए, n, विद्युत वाहक बल भी n, और प्रतिरोध भी इसका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी NR। एक पंक्ति में कितना प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, तो NR। तो अब हम निकालेंगे m पंक्ति में सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो ये m पंक्तियां एक दूसरे कैसे जुड़ी हुई हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/r' बराबर 1/rn, इस वाली पंक्ति का प्रतिरोध प्लस इस वाली पंक्ति का प्रतिरोध 1/rn प्लस इस वाली पंक्ति का 1/rn, nr, ये भी nr और ये भी कैसा हो जाएगा, nr प्रतिरोध। कितनी पंक्तियां हैं इसकी, m पंक्तियां हैं, तो ये m बार, तो यहां से 1/r' बराबर हो जाएगा m/nr, m/nr, तो r' बराबर हो जाएगा nr/m, nr/m। अब हमें क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया इस पूरी पंक्ति का, पूरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना है। m पंक्तियां हैं, इन सबका आंतरिक प्रतिरोध इतना है, तो हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध कितना है। तो कुल प्रतिरोध के अंदर आप लोग देखोगे एक बाह्य प्रतिरोध भी है और इसके अंदर धारा भी प्रवाहित होगी। तो यहां से कुल प्रतिरोध हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध क्या है, NR/M। तो यहां से m का इसके अंदर गुणा कर देंगे तो MR प्लस NR, और इस पूरे के बट्टे कौन होगा, m हो जाएगा। अब हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे विद्युत धारा। हम किसको निकालेंगे, इस परपथ से धारा। तो धारा I बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल वट्टे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है, NE है। कितना है, NE। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल कैसा रहेगा, समान रहेगा। क्लियर, NE बट्टे कुल प्रतिरोध कितना है, MR प्लस NR, और बट्टे में m को ऊपर भेज देंगे तो MNE बट्टे MR प्लस N स्मॉल r। ये निकाल लिया धारा I। अब इसकी शर्त क्या है, अगर MR प्लस NR का मान अधिक होगा तो धारा न्यूनतम होगी। तो धारा कैसी होगी, न्यूनतम। क्यों, क्योंकि यहाँ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और हमें चाहिए धारा का मान अधिकतम, और धारा का मान अधिकतम कब मिलेगा, जब हमें इसे क्या करना होगा, इस MR प्लस NR को न्यूनतम करना होगा। तो हमें धारा का मान कैसा मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। तो पहले इतना नोट करिए, ताकि बात तब समझा रहे हैं, नोट करो पहले। देखो इसके आगे बेटा टॉपिक, तो हमें क्या चाहिए, धारा का अधिकतम मान चाहिए। तो धारा, इसे समीकरण 1 डाल देंगे। धारा का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए MR प्लस N स्मॉल r का मान न्यूनतम आवश्यक है। यानी अगर हमें धारा का अधिकतम मान चाहिए तो इसका मान न्यूनतम होना आवश्यक है। कैसे, तो यहां से MR प्लस NR बराबर, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में MR माइनस अंडर रूट में NR प्लस 2 अंडर रूट में 2 MR NR। अब आप बोलोगे ये कहां से, और ये बेटा क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, तो फॉर्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये माइनस का दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो स्क्वायर नहीं है बेटा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा, अंडर रूट।
दो मतलब ए स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा एम आर प्लस एम आर, और उसके बाद फिर बी स्क्वायर, तो प्लस एन आर माइनस 2ab, तो माइनस का मतलब ये रहा 2ab, दूसरी ओर जाके हमने किसमें कर दिया, प्लस में कर दिया। अब चूंकि मुझे इसका मान कैसा करना होगा, न्यूनतम करना होगा, अर्थात अगर हमें धारा का मान अधिकतम चाहिए तो यहाँ पर इसके मान को न्यूनतम करना है, तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर धारा का मान अधिकतम करने के लिए इसे शून्य करना होगा। इसे क्या करना होगा, शून्य, तो एम आर अंडर रूट में माइनस के अंडर रूट में एन आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां से ये माइनस है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, प्लस के अंदर, तो अंडर रूट में एम आर बराबर अंडर रूट में एन आर, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, तो एम आर बराबर किसके हो जाएगा, एन आर के, बराबर किसके हो जाएगा, एन आर के। ठीक है, तो यहां से लगाएंगे, यहां से वैल्यू हो जाएगा आई बराबर, तो यहां से आर निकाल ले रहे, यहां से क्या निकाल ले रहे, आर, तो ये एम गुणा में है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, तो आर बराबर हो जाएगा एन आर बट्टे में एम, एन आर बट्टे में एम। तो यहां से लगाएंगे वैल्यू, आई बराबर, फॉर्मूला पढ़ के आए थे, आई बराबर यही लगा दे रहे हैं, एम एन ई बट्टे एम आर प्लस एन आर, एन आर की जगह क्या लगा दो, एम आर, एन आर की जगह किसको लगा दो, एम आर, एम कॉमन आ रही है तो एम एन ई बट्टे एम कॉमन आ रही है तो बचेगा आर प्लस आर, एम से एम कैंसिल, तो यहां से होगा क्या, तो आई बराबर मिलेगा एन ई बट्टे 2r, और अब हमें क्या मान प्राप्त होगा, धारा का अधिकतम मान। क्लियर, तो ये हमारे थे सेलों के संयोजन समय धारा का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन, एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस के फोकस दूरी क्रम से f1 व f2 है, यदि दोनों को संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख बनाइए, यानी ये दे रखे हम क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले एक लेंस है हमारा अभिसारी, अभिसारी लेंस हमारा होता है उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस हमारा कौन सा होगा, उत्तल लेंस, और इसकी फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में। दूसरा है अपसारी, अपसारी लेंस, और अपसारी लेंस ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, जिसकी फोकस दूरी किसमें होगी, ऋणात्मक होगी, इसे f2 मान लेंगे। अपसारी लेंस की फोकस दूरी f1 और अपसारी लेंस की फोकस दूरी f2 मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, संयुक्त लेंस की, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 की जगह f, f2 हमारा माइनस में है तो माइनस में, लासा लेंगे इसका आ जाएगा f1 इंटू में f2, तो यहां से f1 से f1 कैंसिल, f2 आ जाएगा, माइनस f2 से f2 कैंसिल, f1 आ जाएगा, 1/f बराबर, तो f बराबर हो जाएगा, इसे पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी f1 f2 बट्टे f2 माइनस के f1। क्लियर, अब देखो यहां पर ये निकाली संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, f1 का मान, f1 का मान ज्यादा है किससे, f2 से। ध्यान रखना अगर आपने f1 का मान ज्यादा रखा, f2 का मान कम रखा, जैसे यहां पर f1 को रख दो 3 और f2 की जगह रख दो 2, अब लासा लेंगे इसका 6 आएगा, कितना आएगा 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, यानी तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया, माइनस के 1/6, यानी जो हमें फोकस दूरी मिल रही है वह किसकी मिल रही, ऋणात्मक, अर्थात जब फोकस दूरी ऋणात्मक मिलेगी, यानी फोकस
फोकस दूरी कैसी मिलेगी, ऋणात्मक होगी। और जब फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो यह किसका लेंस बन जाएगा, अपसारी लेंस बन जाएगा। तो यह क्या बन जाएगा, तो यह अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। अब बनाते हैं चित्र को। देखो यहां पर ये हमारा है अभिसारी लेंस, इसके संपर्क में रखा हुआ है अपसारी लेंस ये, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। क्लियर, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी वस्तु स्थित होगी वहां से किरण जाएगी, पहली प्रकाश की किरण ये, पर ये लेंस बेटा किसकी तरह कार्य करेगा, यह फोकस दूरी अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगी। क्लियर। अब इधर तो इसको बेटा एकत्र नहीं किया जा सकता, इधर तो फोकस नहीं बनेगा, तो इस किरण को जहां पर पीछे की ओर खिसका कर लेकर आएंगे, जहां पर ये एक दूसरे को काटे वहीं पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका फोकस। ये इसका क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। वस्तु मान लिया यहां रखी हुई है, कहीं भी रख सकते हैं मुख्य अक्ष पर। पहली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, तो अपसारी लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, अपसारी लेंस। और जब अपसारी लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाएगा तो इधर किरणें एकत्रित नहीं होगी, फोकस इधर नहीं होगा, तो फिर इस किरण को कहां ले जाएंगे, पीछे की ओर लेकर आएंगे, जहां पर मिलेंगी वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। क्लियर। केस नंबर दूसरा, केस सेकंड। सेकंड केस क्या बोल रहा है, F1 का मान कम है F2 से। अब F1 का मान F2 से कम है, तो F1 का मान यानी F1 को मान लो 2 और यहां पर कितना मान लो 3, तो 2 और 3 मानेंगे तो 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो अब कैसा मिलेगा, प्लस में, तो यहां पर लिखेंगे फोकस दूरी कैसी मिलेगी, धनात्मक होगी। फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक। अतः यह अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। अतः यह अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। जब अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा तो इसका चित्र हम इधर बना दे रहे हैं, सेकंड वाले का चित्र इधर बना दे रहे हैं। यहां पर ये रहा हमारा अभिसारी लेंस, ये हमारा अपसारी लेंस। क्लियर, ये रही। उसके बाद अब करना क्या है, ये मुख्य अक्ष जो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और किसका काम करेगा, यह लेंस जब फोकस दूरी धनात्मक है तो यह प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, अभिसारी लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करेगा। अर्थात ये कुछ इस तरीके से, तो ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर रहा है। यह हमारा कौन सा हो गया, अभिसारी लेंस, और ये वाला कौन सा है, सॉरी ये हमारा अपसारी लेंस है। ये हमारा कौन सा, अपसारी लेंस, और ये हमारा कौन सा है, उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर रहा है, फोकस यहां होगा, और अपसारी लेंस प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। उसके बाद तीसरा पार्ट करा रहे हैं, यहां नोट करिए। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, तीसरा क्या है, तीसरा है F1 इक्वल टू F2। जब F1 बराबर F2 के लगाओगे तो F1 और F2, तो यहां पर फोकस दूरी कैसी मिलेगी, 0, और फोकस दूरी कभी शून्य नहीं होती है, अर्थात फोकस दूरी जब शून्य होगी, F बराबर 0, तब इस स्थिति में दोनों का प्रतिबिंब का, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा, फोकस दूरी कैसी मानी जाएगी, इस स्थिति में फोकस दूरी F अनंत मानी जाती है। जब F शून्य हो जाए तो इस स्थिति में जो क्या होगा, फोकस दूरी होगी वो कैसी मानी जाएगी, अनंत मानी जाएगी। और यहां से चित्र बनाएंगे, ये चित्र बना इसका, तो इस स्थिति में फोकस दूरी कैसी मानी जाएगी, अनंत मानी जाएगी।
ये इस तरीके से फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्लियर, नोट करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरे को।